हे गाइस, टोर गॉड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कैसे नेक्स्ट बिल्कुल एंड पर है और वहीं पे हमें काफी सारी चीजें यास्ट्रा के डिवीजन कमांडर्स के बारे में भी जानने को मिल रही हैं, जो कि ओवरऑल इस बैटल के नेचर को भी बताता है कि टॉर में चीजें कैसे काम करती है, खासकर लोपुविया फैमिली को लेकर। वहीं दूसरी तरफ वाइट अब बैम के काफी क्लोज पहुंच चुका है, जहाँ पे इन दोनों की बैटल किसी मोमेंट स्टार्ट हो सकती है। तो वीडियो में आगे पढ़ने से पहले नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में आई बटन को क्लिक करके वीडियो की रीच को भी बहुत ज्यादा बढ़ाए। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में आगे। हम देखते कि वाइट कैसे अपनी शॉट के साथ रेडी था बैम और आर्या को निपटाने के लिए, जहाँ वो सबसे पहले आर्या को धमकाते हुए कहता है कि कैसे उसे उसकी बात को मान लेना चाहिए था जब उसने अपनी हेल्प ऑफर की थी। एंड ऑब्वियसली आर्या को भी अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो साइड भी नहीं बदल सकती, ना ही यहाँ से भाग सकती है। और यहाँ पर हम वाइट को अपने स्लैशेस का यूज करते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहला अटैक वो आर्या के ऊपर करता है ताकि इस लिटिल ऑब्स्टेकल को हटा दे अपने और बैम के बीच में से आने से। जहाँ ऑब्वियसली वो अपनी स्पीड के वजह से उसे डॉज तो कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर वाइट के जो स्लैशेस हैं यानी उसकी शॉट टेक्निक वो हर डायरेक्शन से एक साथ आते हैं, जिसको कितनी भी स्पीड से होने की वजह से भी आप बच नहीं सकते। वहीं पे इन दोनों की बैटल काफी इंटेंसिफाइड हो जाती है, यानी काफी जल्दी। यहाँ पर वाइट एक स्लैश भी मार देता है आर्या को, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। वही वाइट उसकी बॉडी के रिएक्शन को देखकर समझ जाता है कि होनो ये भी एक टेस्ट सब्जेक्ट है, बिल्कुल उस टोड की तरह, यानी कि उस गॉब्लिन की तरह जिसको वाइट ने मारा था कैट टावर के अंदर। और इसीलिए वो ये चीज सीधे पूछ लेता है कि भला कौन से रूल से यहाँ पर एग्जाम्प्ट है आर्या, यानी कि उसके ऊपर कौन से टावर के लोग काम नहीं करते। लेकिन आर्या यहाँ पे उस चीज को लेकर उतनी प्राउड नहीं थी और उसका कहना था कि कोई रूल नहीं है बल्कि एक श्राप है जो हमारे ऊपर थोपा गया है। उसके साथ ही उसके पूरे हाथ को हील होते हुए देखते हैं। जब वाइट इस पावर को देखकर उसे लगता है कि शायद वो अपनी बॉडी को हील कर सकती है और यही वो पावर है जो उसे मिलती है रूल को तोड़ने से। और इसीलिए वो कहता है कि उसे ये चीज देख रही थी कि भला वाइट यहाँ पर कितने पीसेस में कट कर सकता है आर्या को और वो सभी वापस हील करेंगे या नहीं। वही बैम जो कि इन दोनों की बैटल को देख रहा था, यहाँ पे आर्या को ऐसे डिफीटेड होते हुए देखकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि इस मोमेंट में उसके लिए वही एक एलाई है। और हम यहाँ पे बैम को उसकी सोल्स की पावर को यूज करते हुए देखते हैं, जिसको यूज करके वो दूर से ही यहाँ पे वाइट को रोकने की कोशिश करता है, जो कि पॉसिबल हो भी पाता है, जो वाइट को सरप्राइज भी काफी करता है कि कैसे एक रेगुलरनेस की शॉट को वापस से ब्लॉक कर लिया। और यहाँ पर वाइट के मन में वापस एक काफी अच्छा सवाल आता है कि आखिर बैम के ऊपर कौन सा रूल काम नहीं करता, या ऐसा कहे कोई भी रूल उसके ऊपर काम करता ही नहीं है टावर के। वहीं पे आर्या इस चीज को होते हुए देखकर काफी सरप्राइज और इम्प्रेस भी होती है कि कैसे रेगुलरनेस की शॉट को ब्लॉक कर लिया। वहीं पे वाइट अब बैम को कहता है कि कैसे कितने सारे लोग को इतनी सारी चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ती है सिर्फ एक तरीका ढूंढने के लिए कि वो बेयरली मेरे शॉट को रोक सके। वही दूसरी तरफ बैम जैसे पर्सन है जो कि बिना किसी मुश्किल के कुछ किए भी उसके अटैक को ब्लॉक कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, और यही चीज उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद हम उसे बैम के ऊपर और भी खतरनाक काउंटर अटैक करते हुए देखते हैं, लेकिन स्लैश उसे लग पाता। यहाँ पे आर्या मूवमेंट में उसे पीछे कर लेती है, जहाँ उसकी एडवाइस थी कि यहाँ पे बैम को अपने आप को बचा के फाइट करनी चाहिए। लेकिन बैम यहाँ पे उसे बताता है कि कैसे जो एरी शॉट है उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। एंड ऑब्वियसली बैम इस केस का एक्सेप्शन है, क्योंकि उसने ये चीज पहले भी की है हेल ट्रेन में। जहाँ आर्या चाहती तो कि बैम की जान बची रहे ताकि उसको यूज कर सके अपने स्पेल को तोड़ने के लिए, लेकिन उसकी सर्वाइवल भी उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस केस में वाइट से सिर्फ बैम ही फाइट कर सकता है, और यहाँ पर वाइट को ये नहीं पता कि आखिर आर्या का रूल कौन सा है जिसको तोड़ सकती है, और इसलिए वो वेट एंड सी की टैक्टिक को अपनाते हैं यहाँ पर, यानी कि बैम को वाइट से बैटल करने देती है। वही दूसरी तरफ वाइट का कहना था कि बैम यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने पास्ट में वाइट को एक सिली गेम में हरा दिया था। फिर हम देखते हैं बैम को जो कि यहाँ पे हर एक शॉट के मूवमेंट को देख पा रहा था फाइनली, और उसे डॉज भी कर पा रहा था ऑब्वियसली अपने शिनचू और काफी क्लोज रेंज की वेव अटैक से, जो एंड मूवमेंट पे बस शॉट को हल्का सा डिफ्लेक्ट कर देता था ताकि उसे किसी तरह की स्लैशेस ना लग सके। जब वाइट काफी टाइम काफी क्लोज आ जाता है बैम को कट करने से, लेकिन बैम हर बार उसे डॉज कर लेता था। लेकिन कहीं ना कहीं बैम को पता था कि इस बार उसकी शॉट टेक्निक्स है वो पहले से काफी ज्यादा सुपीरियर है। वो इनकी बैटल को देख के ऐसा फील आ रहा था जैसे कि वाइट यहाँ पे बैम को हार्म ना करके उसकी पावर को और भी ज्यादा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि एक तरीके से उसे सिखा रहा था फाइट करने में ताकि अपनी पावर्स को और अच्छे से यूज कर सके। और बैम को भी बात समझ में आ जाती है कि कैसे यहाँ पे वाइट क्या खेल रहा है और अपने टाइम को पूरी तरीके से वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि बैम का जो नेक्स्ट टर्न है वो भी मिस हो जाए।
और इतनी सारी चीजें सिर्फ 1 मिनट में हो चुकी थी, यानी कि अभी भी उनके पास 9 मिनट बचे थे। वहीं दूसरी तरफ बैम को समझ में नहीं आ रहा था कि भला वो इस 9 मिनट को कैसे सरवाइव करे। जहाँ एक तरफ बैम को समझ में नहीं आ रहा था क्या वो कौन सी टेक्निक कौन सी टैक्टिक यूज करे, क्या वो ब्लू थाइसा को यूज करे या फिर रेड शील्ड को, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भला वो क्या कर सकता है इस पॉइंट पर। और हम देखते हैं कि बैम को फाइनली एक स्लैश भी लग जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को क्रिटिकली हिट से बचा लेता है थ्रोन की पावर को यूज करके एंड मोमेंट पे। जब वाइट उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास बस इतनी एबिलिटी है। जहाँ एक तरफ वाइट चाहता था कि वह अपनी पूरी पावर्स को यूज करे ताकि उसे एक एस्केटिक वाली फीलिंग आ सके उसे हंट करते हुए, और अगर बैम इस फाइट को सीरियसली नहीं लेगा तो उसी मोमेंट पे बैम को मार देगा। जब बैम नर्वस तो काफी था और उसे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था इस बैटल को कैसे आगे लेके जा सके अपने आप को सरवाइव कराने के लिए, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था और उसे पता था कि उसके मास्टर उसके लिए वेट कर रहे हैं और इसीलिए उसका जिंदा बचना और फिनिश लाइन पे पहुंचना बहुत जरूरी था। और जब मैम चाहता था कि उसे हेड ऑन अटैक को झेलते हुए किसी तरह से ब्लॉक करते हुए एक वीक पॉइंट को ढूंढना होगा, लेकिन ये वाइट 3 टाइम इतने क्लोज पहुंच जाता बैम को मारने के, जहाँ अगर वो चाहता तो बैम को खत्म कर सकता था, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। साथ ही कहता है कि 3 बार से ज्यादा मैं तुम पर और ज्यादा इजी बिहेव नहीं करूंगा, क्योंकि उसे 3 से ज्यादा काउंटिंग करना पसंद ही नहीं है, क्योंकि उसे फील होता है कि वो नंबर्स कंप्लीट नहीं है। और यहाँ तक कि एक मोमेंट ऐसा हो जाता है इस बैटल में जब वाइट बैम को उसे कॉलर से पकड़ के अपने पास लाने से कहता है कि यहाँ से बच के निकलने की सोचना भी मत, तुम्हारे अंदर जितनी पावर है उस सभी स्ट्रेंथ का यूज करो। वाइट को इस बात से कोई मतलब नहीं कि चाहे बैम को उन सोल से भीख मांगनी पड़े उनकी पावर को वापस से यूज करने के लिए, या उन्हें निकल जाना चाहिए बिल्कुल वैसे ही मर्सीलेसली जैसा कि वाइट क्या करता है, क्योंकि उसे उसकी पावर्स को यूज करते हुए देखा था। और अगर वाइट की माने तो वैसे ही बैम को एक टाइम पर आकर अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़ना ही होगा ताकि उसे रियल पावर मिल सके, क्योंकि वही एक इंसान का सच्चा नेचर भी है। जहाँ डिवीजन कमांडर आर्या जो कि सारी चीजें होते हुए देख रही थी, उसे अपनी आंखों विश्वास नहीं होता कि वाइट जैसा लेजेंडरी स्लेयर एक रेगुलर से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। और जिस तरह की चीजें यहाँ पे वाइट के फेस को देखकर लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे आर्या ने इस तरह के फेस को पहले भी देखा है, यानी कि इस तरह के इमोशंस को। और ये वो मोमेंट था जबकि लूब्रिक को फील हुआ था जो उसने पहली बार इन्फीरियरिटी को फील किया था, यानी कि अपने आप को किसी से नीचे समझना। लेकिन रियल क्वेश्चन ये था कि एक लेजेंडरी हाई रैंकर भले एक रेगुलर से नीचे अपने आप को क्यों समझेगा और ऐसे इन्फीरियर फील करेगा। वही बैम और वाइट की बैटल में वाइट अब क्लियर कर देता है कि बस वो थक चुका है इन सब चीज़ों से और अब वो बिल्कुल वेट नहीं करने वाला बैम के लिए, क्योंकि उसे उसकी अपनी पूरी पावर को यूज़ करना ही चाहिए, ना कि अपने मास्टर को बचाने के लिए यहाँ पे टाइम पास। जब बैम इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, जहाँ पे वो गुस्से में कहता कि आखिर तुम इतने डिटरमाइंड क्यों हो कि मुझे परेशान कर सको और लोगों को जो मेरे आसपास हैं। वही बैम इस केस में अपने शिंशु ब्लैक होल स्फीयर को यूज करने वाला था, चाहे उसकी पूरी पावर और स्ट्रेंथ यहाँ पे खत्म क्यों ना हो जाए। जहाँ इस बार वो ऑर्ब की लाइट इतनी बड़ी होती है, इतनी खतरनाक होती है कि उसकी इम्पैक्ट वर्ड से आर्या जो इतनी दूर गई थी वो भी दूर जा गिरती है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि कैसे जो वाइट है वो काफी इजीली यहाँ पे बैम के दोनों हाथों में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। और यहाँ पर वो बैम से काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि आखिर तुम्हें पैदा ही क्यों हुआ, जिसको मैं देखकर काफी हेट फील करूँ। तुम आखिर इस टावर में मेरे सामने ही क्यों आए, और आखिर तुम क्यों अपना इनोसेंट चेहरा मुझे दिखाते हो बिना बदले हुए। और यहाँ वाइट ये भी समझाता है कि कैसे उसे सिर्फ बैम से नफरत नहीं है, बल्कि उसके सिंपली एग्जिस्टेंस में होने की वजह से उसे हेट होता है। और ये सारी चीजें सिर्फ बैम की गलती है, क्योंकि वो हमेशा उसके नर्व्स पे चढ़ता रहता है। जब वाइट चाहता था कि वो बैम को भी पावर के नशे में चूर होते हुए देखे, जैसा कि वो खुद भी करप्टेड है। जहाँ वाइट की एक चाइल्डहुड मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ इस चाइल्ड वाइट को देखते हैं जो काफी ज्यादा उदास था, और उसके सामने इनका एक नौकर इनसे पूछता है क्या कि लॉर्ड हार्किन इतना उदास क्यों है, क्योंकि थोड़े समय पहले वो काफी एक्साइटेड था इस चीज को लेकर कि वो सिलेक्ट हो चुका है ट्रेनिंग स्क्वाड के लिए और वो अपने फादर के और भी क्लोज हो सकता है। जिसके आंसर में हाकिन बताता है कि कैसे उसके जो फादर वापस से बदल चुके हैं और उनकी आंखों में वो सेम लुक नहीं है जो कि उसने पहली बार देखा था जब वो सिलेक्ट हुआ था। और इसका रीजन ये हो सकता है कि वाइट उस लेवल पे नहीं है जो कि उसके फादर को एक्सपेक्टेशन है उसको लेकर। लेकिन चाहे वो कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, लेकिन कभी भी अपने फादर के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाता और उसे अपने फादर के एक्नॉलेजमेंट ही ना मिले, यानी उसके फादर माने ना उसके हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज ना करे, तो इन सबका फायदा ही क्या है। और इन सब चीजों को लेकर उसे ऐसा फील होता है जैसे किसी आइस ग्लेशियर में वो फंस गया हो। जिन सभी बातों को और इमोशंस को सुनने के बाद वो नौकर बताता है कि कैसे वो श्योर है इस बात को लेकर कि जो लॉर्ड हैरी है, यानी कि हाकिन के फादर और 10 ग्रेट फैमिली के एक मेंबर,
वो कभी भी नहीं बदलते, क्योंकि आज तक अपने पूरे जीवन में इस नौकर ने जब भी देखा है वो एज इट इज वैसे के वैसे ही हैं। और यहाँ तक कि उसने अपनी जनरेशन से यानी कि अपने पूर्वजों से भी सुना था कि कैसे उसके फादर वैसे के वैसे ही उसके बॉर्न होने से पहले भी, यानी कि वो कभी भी नहीं बदले जब से वो टावर के एक लीडर बने हैं। और जिस तरह से एरिहॉन इतने लंबे समय से टावर में एग्जिस्ट करता है, उसके लिए हाकिन या बाकी के लोग बिल्कुल छोटे कीड़े मकोड़े जैसे हैं, जिनका टाइम इतना कम है उसके जीवन में कि वो उनके लिए कुछ मैटर भी नहीं करता। और इसीलिए यहाँ पे नौ का बिल्कुल श्योर था कि लॉर्ड हाकिन किसी भी तरीके से अपने फादर को चेंज नहीं कर सकता। वही हाकिन इस बात को लेके श्योर था कि उसके फेलियर की वजह से उसके फादर चेंज हो गए हैं जिस तरह से उसको देखते हैं। लेकिन नौकर यहाँ पे हाकिन को एडवाइस देता है कि अगर रियलिटी में कुछ चेंज हुआ है तो शायद वो खुद लॉर्ड हाकिन है। और जब यहाँ पर हाकिन अपने हाथों को देखता है तो उसके ऊपर खून के रंग होते हैं, यानी कि वो मर्डर बन चुका था, उसके हाथ खून से सने थे। और हमें वो एंशिएंट बुक भी दिखाई जाती है जिसके अंदर से उसने वो स्पेल यूज किया था, जहाँ में वो सारे मूवमेंट दिखाए जाते हैं कि कैसे वो दूसरों की सोच को डिवाइड करता है और पावरफुल बनता है। और इस पॉइंट पर चाइल्ड हाकिन के मन में क्वेश्चन आता है कि उसके फादर क्यों नहीं चेंज होते। वो उनके नेचर को लेकर ऐसे सोचता है जैसे वो किसी झील की तरह हो, जिसके अंदर चाहे कितने पत्थर मार लिए जाएं, लेकिन फिर भी उसके पानी में कोई भी सड़सड़ाहट नहीं देखने को मिलती। यह एक ऐसा पेड़ जिसको कभी गिराया नहीं जा सकता। और अगर सिंपल वर्जन समझा जाए तो हाकिन यहाँ पे काफी फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि अपने फादर को किसी भी तरीके से अपनी तरफ अटेंशन करने के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, यानी कि उसे अपने फादर की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही थी, चाहे वो कितनी मेहनत कर ले। यहाँ तक कि वो एक मर्डरर भी बन चुका था ताकि वो पावरफुल बन सके। और ये सब चीजें उसने तब से शुरू की जब उसके फादर ने उसे एक एडवाइस दी थी। अगर आपको याद हो तो एल्ट्रे नाग के अंदर भी यहाँ पे मेरे हाकिन उसके फादर यानी कि एरिहॉन के कुछ मोमेंट्स सिखाए जाए थे। और ये चीजें उसी क्या है कंटिन्यूएशन की हैं, जहाँ हमें बताया गया था कैसे वाइट को मोटिवेशन मिली थी अपने फादर से ताकि वो और भी पावरफुल हो सके, लेकिन उसके लिए उसे जगह को छोड़ना होगा। और उसके बाद से उसने वो एंशिएंट बुक को यूज किया था और लोगों के मर्डर करने चालू किए थे। और यहाँ पर हाकिन अपने फादर से हेट करने लग गया था कि उसके हाथ से वो जो खून के धब्बे थे वो कुछ भी कर ले उसे छुड़ा नहीं सकता था। और उसके अंदर ये जो चेंज आया, यानी कि ऐसा कहे उसके खूनी बनने के पीछे का रीजन हाकिन यहाँ पे अपने फादर को मानता था और उन्हीं के लिए सारा दोष ठहराता था। और उसे कुछ कुछ चीजें यही रिमाइंड कराती थी जब वो बैम की आंखों में भी देखता है। और यहाँ पर वो चाहता था कि बैम भी करप्ट हो जाए, क्योंकि अपनी मोरालिटी को बचाए रखना काफी मुश्किल है, वहीं पे करप्ट होना काफी आसान। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम फाइनली यामा को भी देखते हैं, जो कि काफी बुरे से घायल था, लेकिन फिर भी अपने घुटनों पर बैठकर उसने भीख नहीं मांगी थी, क्योंकि उसके पास अपना एक प्राइड है। एंड ऑब्वियसली यास्टा यहाँ पे यामा से माफी मंगवाकर उसे यहाँ से भागने के लिए कह रहा था, जो कि यामा बिल्कुल नहीं करने वाला था। और इसकी वजह से हम वापस से बैटल को स्टार्ट होते हुए देखते हैं। तो यामा सबसे पहले अटैक कर देता है यास्टा के ऊपर, एंड ऑब्वियसली यास्टा वापस से उसे डॉज कर लेता है। चाहे यामा भी इरिटेट होके उसी सेम चीज को वापस से नहीं करना चाहता था जो कि थोड़ी देर पहले हुआ था। हम यामा को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए देखते हैं अपने दोनों हाथों की, जिसके अटैक की वजह से यास्टा भी पहले से थोड़ा और इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन जब पूरा धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि यामा भी सरप्राइज था और याश आराम से हंसते हुए कहता है कि देखो तुम्हारे फेस पर क्या लुक है, क्योंकि तुम्हें लगा था कि ये अटैक फाइनली कुछ कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, याश भी कहता है कि यामा का फेस देख ऐसा लगता है कि वो सोच रहा हो मनी मन कि आखिर किस तरह का बीस्ट है, तो आखिर इतने पावरफुल बीस्ट आके जात के में कितने बड़े पड़े हैं। जहाँ पर याशराफ वापस से अपनी वही बात दोहराता है कि कैसे उसने यामा के अंदर अपने डर को प्लेस कर रखा है और उसे कोई अटैक उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। और यार यास्ट्रा भी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है ठीक उस तरीके से जिस तरीके से यामा हुआ था। जहाँ उसे बताता है कि वो सारी चीजें कर सकता है जो यामा कर सकता है। और यामा ओब्वियसली इस बात को मानता तो नहीं था, लेकिन वो देखता है जब कि अपने सामने कैसे यास्ट्रा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है, जो चीज यामा काफी टाइम से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा था ताकि इस चीज को किसी तरीके से अचीव कर सके। और यास्ट्रा की यहाँ पे फुल बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, जो चीज हमने अभी तक यामा की भी नहीं देखी है। और ये यामा की पूरी लाइफ में ये पहला ऐसा पॉइंट था जहाँ पे उसकी रीढ़ की हड्डी कपा गई थी डर की वजह से। और यामा को अपनी आंखों विश्वास नहीं होता कि जो चीज अपने सामने देख रहा है वो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ वो यहाँ तक भी मान लेता है कि वो सच में पहली बार डर फील कर रहा है। और ये डर इतने अंदर तक था कि यहाँ पे हम यामा की चीख निकलते हुए देखते हैं। वही याश जो कि अब यामा से वापस खेल रहा था, क्योंकि उसने पूरी तरह से अपने डर को उसके ऊपर हावी जो कर दिया था। वही दूसरी तरफ यामा जो कि याश को अपने क्लोज आते हुए देखकर डर के मारे किसी भी तरह से अटैक करने लगता
लगता है, यानी कि उसके दिमाग में कुछ भी कोऑर्डिनेटिंग चीजें नहीं आती, न ही वो किसी टैक्टिक का यूज करता है, बल्कि रेशली डर के मारे इधर उधर हाथ पैर मारते हम यामा को देखते हैं। जहाँ ओब्वियसली याशा बहुत इजीली यामा पे भारी पड़ा था और उसे बैक टू बैक काफी खतरनाक अटैक और हिट कर रहा था, जिसकी वजह से यामा को हम और भी ज्यादा घायल होते हुए देखते हैं। जहाँ एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ याशा की ट्रांसफॉर्म बॉडी के बड़े से पंजे को हम देखते हैं यामा के सर को अपने हाथों से दबाते हुए, जहाँ वो कहता है कि कैसे अगर अगली बार यामा बिना सोचे समझे और केयरफुल हुए अगर कोई भी एक्शन लेगा ये जाने कि आखिर किससे पंगा ले रहा है तो उसका हाल और भी ज्यादा बुरा होने वाला है। जहाँ इसका अटैक हम देखते भी हैं जो काफी ज्यादा ग्रैंड लग रहा था देखने में, तो जो चीज याशा ने की थी यामा के बॉडी के ऊपर। और उसके ठीक बाद हम वापस से वाइट वर्सेस बैम की बैटल को देखते हैं, जहाँ पर बैम के हाथों में वाइट की शॉट थी और वाइट बताता कि आखिर क्यों वो बैम से इतनी नफरत करता है, और बैम की आंखें उसे अपने फादर की आंखों की याद दिलाती है जिनसे वो उतना ही हेट करता है, क्योंकि वो उन्हें कभी भी अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए नहीं मना पाया। इन शॉर्ट वाइट को डैडीज इशू थे। एंड बैक अगेन टू द बैटल, जहाँ पे बैम का कहना था कि उसे नहीं पता कि वाइट किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन वाइट कहता है कि तुम बेवकूफ बनने की एक्टिंग करो मेरे सामने, तुम्हें अभी तक सही में पता लग गया होगा कि तुम्हारे अंदर जो पावर है वो वैसी है जिसका नेचर ही है कि हर एक चीज को निगल लेने का, और आखिरी चीज की कैसे जा सकती है इसके बारे में बैम को ऑलरेडी पता है। वही दूसरी तरफ आर्या जो कि साइची होते हुए देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी भी जंप करने में कुछ मिनट बाकी थे। एंड ऑब्वियसली दूसरी तरफ उसे बैम की जरूरत भी थी। और फाइनली हम यहाँ पे आर्या को एक्शन लेते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो रिस्क को उठा रही थी, और उसकी सुपर स्पीड के साथ ही हम यहाँ पे आर्या को इस तरह से अटैक करते देखते हैं कि जो शॉट है वो सीधे बैम के हाथ से निकल जाती है, और सेम मोमेंट पे आर्या यहाँ पे बैम को पीछे खींच लेती है। जब वाइट स्लैश तो करता है, लेकिन इसके जवाब में यहाँ पर उन दोनों को हम डॉज करते हुए देखते हैं। जब वाइट इस बार कुछ ऑब्जर्व कर लेता है, जहाँ उसे लगता है कि जैसे इसकी जो शॉट है वो थोड़ी सी लेट हो गई, और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इस लड़की की स्पेशल एबिलिटी क्या है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि बैम को इस समझ में नहीं आता जो चीज़ वो पूछता भी है कि आखिर आर्या ने उसे कैसे बचाया, और यहाँ हमें पता लगता है कि एक्चुअल में जो आर्या है उसकी स्पेशल एबिलिटी टाइम है, जो उसके हाथ में एक ब्रोकन वॉच थी, और इस वजह से इस पूरे टावर में जिस तरह से टाइम का लॉ चलता है, यानी जिस तरह से टाइम फ्लो करता है, वो चीज़ आर्या के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है पूरे तरीके से। ये कोई ऐसी सुपर पावर नहीं है जिसके थ्रू बैम को उसने टाइम ट्रैवल करके बचाया हो, ना ही वो फ्यूचर में जा सकती है, लेकिन रियलिटी में वो किसी सामने वाले पर्सन को इस तरह से मैनिपुलेट कर सकती है कि उसे ऐसा लगे कि उसने फ्यू सेकंड बाद उसको देखा है उस चीज़ों को होते हुए, जो चीज़ यहाँ पे आर्या पहले ही देख लेती है। और ये जो परसीव टाइम का कॉन्सेप्ट है ये ठीक वैसे चालू हो जाता है जैसे उसकी जो लेफ्ट हैंड की घड़ी है उस पर अटैक होता है, और उसके बाद वो इस पावर को यानी कि उन बचे हुए कुछ सेकंड्स को वो कभी भी यूज़ कर सकती है बैटल में। और उसने जस्ट अभी अपनी इस बैकअप प्लान को यूज़ किया था, जिससे उसने वाइट की शॉट को इतनी क्लोज रेंज से बैम को बचाते वक्त डॉज कर लिया। एंड ऑब्वियसली उसकी हीलिंग पावर भी उसके सिर्फ लेफ्ट हैंड पे ही काम आती है, यानी कि अगर वाइट कहीं और अटैक करता तो उसे हील नहीं कर पाती। और विद कॉमन सेंस यहाँ पे आर्या अपने ट्रेड सीक्रेट नहीं बताती बैम को, यानी उसकी पावर कैसे काम करती है, लेकिन उसे पता था कि शायद वो यहाँ से बच के जा सकते हैं और साथ ही में जंप भी कर सकते हैं। वही वाइट सोच रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी शॉट आर्या की स्पीड से स्लो है, और यहाँ पर जो ट्रिक है उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे वाइट दोबारा अटैक कर देता है, जहाँ पे इस बार उसका अटैक और भी खतरनाक था, जहाँ पे एक डेथली बॉडी को हम देखते हैं निकलते उसकी शॉट से। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर डिस्टॉर्टेड टाइम की वजह से ये लोग उस अटैक को वापस से डॉज कर लेते हैं, लेकिन इसके वजह से वाइट यहाँ पर समझ जाता है फाइनली कि आखिर आर्या कौन सी टेक्निक का यूज कर रही है, और कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग लेग को सामने दिखाना एक टेक्निक है लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि रियलिटी में तो उसके हाथ से वो टेक्निक या ट्रिक यूज होती है जिसकी वजह से वो सारे अटैक को डॉज कर रही थी। और वो चीज बेसिकली एक डिले थी इन दोनों के बीच में, यानी कि जब अटैक वो करता है, जब अटैक रियलिटी में होता है, और उस टाइम गैप को वाइट फाइनली फिगर आउट कर लेता है, और नेक्स्ट अटैक हम देखते हैं आर्या को लगते हुए भी होते हुए देखकर आर्या को भी समझ में देर नहीं लगती कि वाइट ने इस चीज को काफी जल्दी फिगर आउट कर लिया, जो काफी सरप्राइजिंग था। लेकिन स्कैरी चीज ये थी कि अब जो बाद में होने वाला है, यानी कि वाइट अब इसको नहीं छोड़ने वाला, और हम डर के अपना मुंह छुपाते हुए देखते हैं यहाँ पे इस डिवीजन कमांडर को। वहीं बैम जो अपने एलाई को डेंजर में देखता है तो फाइनली एक अटैक को करता है, जो कि ठीक उस मोमेंट पे था जहाँ पे आर्या की एबिलिटी वापस से एक्टिवेट होने वाली थी,
और ये चीज होते देखकर ये दोनों उस चीज को बच के निकल तो जाते हैं, यानी कि वाइट के उस स्लैश अटैक से वापस डॉज कर लेते हैं। लेकिन आर्या को अब थोड़ी सी इरिटेशन भी होती है क्योंकि उसे पता लग जाता है कि बैम ने उसकी एबिलिटी को फिगर आउट कर लिया था और अब इनके पास सिर्फ 2 मिनट बचे थे, यानी कि यहाँ से बच के निकलने के लिए। और ये डिवीजन कमांडर ये डिसीजन लेती है कि वो बैम को पहले जंपिंग पैड के पास भेजेगी और वाइट को रोकने की कोशिश करेगी जब तक वो रोक सके। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे वाइट का पहला अटैक ही उसके एक हाथ को उड़ा देता है, जिसे हम हील होते हुए देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वाइट का कहना था, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? वही वाइट अब बैम पे वापस अटैक कर देता है, लेकिन वाइट का कहना था कि बैम को यहाँ से जाने नहीं दे सकता और बैम को लगातार फोर्स करता है कि कैसे वो अपनी सोल्स की पावर को यूज करे, उन स्पिरिट को कमांड करे कि उसे ओबे करे कम्प्लीटली और अपनी पावर को उसे दे दे। जब बैम फ्रस्ट्रेट होकर पूछता है वापस से वाइट से कि आखिर ये चीज मैटर ही क्यों करती है वाइट के लिए कि वो अपनी सोल्स की पावर को यूज करे, लेकिन ऑब्वियसली ये बंदा तो वाइट ठहरा। हम यहाँ पे टॉर्चर करते हुए देखते से बैम को अपने स्वॉर्ड को उसकी बॉडी की पार्ट में घुसाते हुए, ताकि बैम पेन के डर से वो चीज करे जो कि वाइट कह रहा है, क्योंकि वो एक चीज को देखना चाहता था, यानी कि उस सोल की पावर को बैम जब यूज करेगा तो उसका क्या होगा। वही दूसरी तरफ जंपिंग पैड अब सिर्फ 30 सेकंड के अंदर चालू होने वाला था। वही दूसरी तरफ डिवीजन कमांडर जो कि जंप पैड की तरफ जा रही थी काफी तेजी से और उसने अपनी एबिलिटी को तीसरी बार यूज किया था, जो उसके लिए काफी ज्यादा बुरा था। और यहाँ पर एक बहुत सारे डिस्टोर्टेड टाइम को, यानी कि जितनी भी एबिलिटी उसके पास स्टोर थी पहले से एज अ बैकअप, उन सभी को एक ही साथ वो यूज करने वाली थी, ताकि वाइट भी उनको इस टाइम पर नुकसान ना पहुंचा सके। जब वाइट को पता था कि यार ये कुछ करने की सोच रही है और इसीलिए उसे वार्न भी करता है पहले ही कि यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है और उसे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बट वहीं दूसरी साइड आर्या टाइम टेक्निक को वापस से यूज करती है, यानी कि उस परसीव टाइम को, जहाँ पर वाइट ने स्लैश तो किया था लेकिन फिर भी उन्हें मिस कर देता है। और वहीं जंपिंग पैड अब 10 सेकंड में स्टार्ट होने वाला था, जहाँ पे काउंटडाउन चालू हो जाता है और ये दोनों काफी तेजी से भागते वहां पर जा रहे थे। और जब वाइट देखता है कि फाइनली बैम उसके हाथों से दूर निकल चुका है, यानी कि बैम फाइनली एस्केप कर सकता है, तो यहाँ पे वो एक काफी खतरनाक और डार्क सीक्रेट रिवील करता है बैम को रोकने के लिए, जहाँ बताता है कि शायद तुम्हारे दोस्तों ने अभी तक तुम्हें सच्चाई नहीं बताई, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें बात को जानना चाहिए और ये सीक्रेट तुम्हें वो रीजन भी देगा कि कैसे तुम्हें मुझसे फाइट करनी चाहिए अपनी पूरी पावर को यूज करके। जहाँ बैम को वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब वाइट रिवील कर देता है फाइनली कि जो बैम के दोस्त थे आर्क रैप्टर और प्रिंस, जिनको हमने पूरे सेकंड सीजन और साथ ही में हेल ट्रेन की भी काफी लंबे टाइम तक देखा था, उन दोनों के बारे में यहाँ पे वाइट बात कर रहा था कि कैसे वो दोनों एकदम से गायब हो गए थे हेल ट्रेन के टाइम पर। और बैम को उसके दोस्तों ने जो बात बताई थी उसके अकॉर्डिंग बैम को लगता था कि ये दोनों टावर में ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में वो वाइट के अंदर है, यानी कि वाइट उनको निकल चुका है। जो चीज बैम को इतना ज्यादा शॉक कर देती है, जहाँ पे काफी बड़ा सदमा सा लगता है अपने दोस्तों की सडन डेथ के बारे में जानकर, और वो भी इस तरीके से जहाँ पर वाइट उन्हें निकल चुका था और वाइट उनका मजाक उड़ाता है कहते हुए कि शायद वो मेरे पेट में होंगे, और उसे हंसते हुए सॉरी बोलते हुए हम देखते हैं क्योंकि उसका कहना था कि वो बस बहुत ज्यादा भूखा था और इसीलिए उसने बैम के फ्रेंड्स को खा लिया। और चाहे उनकी सोल्स बिल्कुल भी टेस्टी क्यों ना हो, लेकिन ऑब्वियसली उसके पास कोई चांस नहीं था पिकी होने का, यानी कि उसे क्या मिलेगा और क्या नहीं, और इसलिए उसने उन्हें खा लिया। और एक कहते वक्त हम वाइट के जिस तरह चेहरे को देखते हैं वो काफी ग्रूसम और क्रीपी लग रहा था। और इसी डार्क ट्रूथ के रिवील के साथ ही आज के चैप्टर को यहीं पे ओवर करते हैं, जहाँ वाइट ने बैम को रोकने के लिए इतनी गंदी टैक्टिक का यूज किया है, यानी कि उसके दोस्तों की ग्रूसम डेथ के बारे में उसे बताकर जब वो यहाँ पे एस्केप करके अपने मास्टर को बचा सकता था। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर वाइट के ऐसी चीजें बताने के बाद बैम क्या डिसीजन लेगा, क्योंकि एक तरफ वो उसे अपने दोस्तों का बदला लेना चाहिए और वाइट से फाइट करनी चाहिए, वही दूसरी तरफ अपने मास्टर को बचाने जा सकता है। आगे क्या होगा, इन सभी चीजों के आंसर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसको देखने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ऑन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही में हाई बटन दबा दे ताकि चैनल को ज्यादा रीच मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।